मूवी स्टार्ट होते ही हम सन 2014 का सीन देखते हैं। ये मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से गॉडजिला पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब गॉडजिला ने दो क्रिएचर्स को मार गिराया था। वहां पर हम एक आदमी को भी देखते हैं जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद हम मूवी में 5 साल बाद का सीन देखते हैं, यानी कि 2019 का सीन, जहां हम एमा और उसकी बेटी मेडिसन को देखते हैं। एमा जो कि मोनार कंपनी में काम किया करती थी, जब भी अपने घर में होते हैं तो उन्हें कुछ भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जिसके बाद एमा को एक कॉल आता है और वो अपने प्लांट में चली जाती है। उसके साथ साथ उसकी बेटी भी वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पर जाते ही वे देखते हैं कि एक अंडे में से एक क्रिएचर बाहर आता है, और वो क्रिएचर अपने सामने बहुत सारे आदमी को देख करके घबरा जाता है और वहाँ पे तबाही मचाने लगता है। तब एमा एक डिवाइस को लेकर के उसके पास चली जाती है। इस डिवाइस को एमा ने खुद ही बनाया था, जिसके ज़रिए वो क्रिएचर्स को शांत कर देती है। ये देख करके सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारकर एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। साथ साथ वो उस डिवाइस को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब हम मोनार कंपनी के लिए हो रहे एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट मॉन्स्टर को जान से मार देने की बात करते हैं, और ये काम वो मोनार कंपनी को सौंपते हैं। पर मोनार कंपनी के लोग मॉन्स्टर को नहीं मारते हैं। तब गवर्नमेंट कहती है कि अगर मोनार कंपनी ये काम नहीं कर पाए तो उन्हें मजबूरन ये काम मिलिट्रीज को सौंपना होगा। तभी हम वहाँ पे सैरोजोबा को देखते हैं, जिन्हें हमने गॉडजिला पार्ट 1 में देखा था। वे सभी को बताते हैं कि इन्हें मार देना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये हमारे लिए ही लौटे। हमारे ऑटोमेटिक टेक्सटिंग की वजह से ही गॉडजिला जागा था, जो कि इंसान को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। ये सभी जीव जानवर है, मॉन्स्टर नहीं। और वे ये भी बताते हैं कि वे बस अपनी दुनिया में वापस आए हैं, जो कभी इनकी हुआ करती थी, और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन्हें भी जिंदा रखना होगा, खासकर तो गॉडजिला को। पर कोई उनकी बात नहीं मानते हैं। तभी सैरोजोबा को एक मैसेज आता है कि एमा और मेडिसन को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वे मीटिंग छोड़कर वहां चले जाते हैं। अब हम कोलोराडो नामक एक जगह को देखते हैं, जहां पर हम मार्क को देखते हैं। मार्क, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था, और वो एमा का हस्बैंड होता है। वहीं पर सैरोजोबा अपनी टीम को लेकर के पहुंच जाता है, और वो मार्क को एमा और उसकी बेटी की किडनैपिंग के बारे में बताता है। और भी बताते हैं कि शायद उन्हें और का चाहिए था। ये वही डिवाइस है जिसके जरिए एमा ने उस क्रिएचर को शांत किया था। तब मार्क सभी को बताता है कि और का उसका एक स्कूली प्रोजेक्ट था, जिसे वेस को बीच में आने से रोकने के लिए बनाया गया था, न कि टाइटन से बात करने के लिए। और वे ये भी बताते हैं कि उन्होंने उस डिवाइस को तो तोड़ दिया था, पर ग्राहम बताती है कि एमा ने इसे फिर से बनाया था। ये सुनकर के मार्क को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अगर ऑर्का का गलत इस्तेमाल किया गया हो तो इससे सभी जानवरों को लगेगा कि उन्हें कोई पुकार रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है, और उनकी जिम्मेदार वे खुद होंगे। तब सैरोजोबा और उनकी असिस्टेंट ऑर्का को वापस लाने और उनकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो मार्क नहीं मानते हैं, फिर बहुत फोर्स करने के बाद मार्क उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते वक्त मार्क ग्राहम के पूछने पर बताता है कि उसने लास्ट टाइम एमा से 3 साल पहले ही बात किया था। उस समय वो लोगों को बचाने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, और इसी बीच वो ड्रिंक भी करने लगे थे, जो कि उसकी बेटी ने भी ये देख लिया था, और इसी के बाद से वे अलग हो गए थे। तभी वहाँ पे सैम कॉलमैन आ जाता, और वो मार्क को बताता है कि एमा ने अलग अलग टाइटल्स के साउंड को मिक्स करके ऑर्का का सिग्नल बनाया था, यानी एक ऐसा साउंड फ्रीक्वेंसी जिसका सारे टाइटन्स जवाब दिया करते थे। वे एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते थे, तो कभी पीछे हट जाते थे, या तो कभी कभार वे शांत भी हो जाते थे। इसमें गॉडजिला के अलावा 17 और टाइटन्स के साउंड है। मार्क ये सुनने के बाद उन टाइटन्स को मार देने की बात करते हैं, पर सैरोजोबा कहते हैं कि उनमें से कुछ टाइटन्स बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वे उन्हें नहीं मार सकते हैं। अब हम कैसिल बार्बो नामक एक जगह को देखते हैं, जिसका निर्माण गॉडजिला को ढूंढकर उसकी स्टडी करने के लिए बनाया गया था। वहाँ पर ग्राहम सभी को एमा की किडनैपिंग के बारे में बताती है, जिसका किडनैपिंग एनल जोनाह ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी कर्नल था, और अब वे एक टेररिस्ट बन चुके थे। वे चाहते थे कि टाइटन सब पर राज करे। उन्होंने जितनी भी ब्लैक मनी कमाई थी सभी टाइटन्स के डीएनए को बेच करके, और अब उन्हें लगता है कि वे अब मोत्रा के पीछे पड़े हुए हैं। ये वही टाइटन्स है जिसे एमा ने शांत किया था, और वे सभी एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने की बात करते हैं, जिससे कि वो उन्हें रोक सके। पर मार्क उन सभी को बताते हैं कि एनल तो बस सबका ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एमा और ऑर्का है। अगर वे चाहे तो बहुत सारे टाइटन्स को वो पकड़ सकते हैं, फिर वो मोत्रा के पीछे ही क्यों आएंगे, और वे सभी टाइटन्स को मार देने के लिए कहते हैं। अब हम एमा और मेडिसन को देखते हैं, जिन्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। वहीं पर एमा को उस मॉन्स्टर को एक्टिव करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वापस से जाग जाए। तो उधर मार्क जब बैठा हुआ होता है, तभी अचानक से उन्हें भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं, जैसे कोई टाइटन्स उनके करीब आ रहा हो।
और सभी फायरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सैरोज़ोबा फायरिंग करने के लिए मना करते हैं। जिसके बाद उस जीप की आवाज़ धीरे-धीरे कम होने लगती है। तब मार्क उस सील को खोल देने के लिए कहते हैं, जिससे कि उन्हें लगे कि वो उनके दुश्मन नहीं है। और जैसे ही उस सील को खोला जाता है, हमें गॉडज़िला दिखाई देता है, जो पहले तो शांत होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सभी गॉडज़िला का पीछा करने लगते हैं कि वो कहाँ पे गया है। तभी उन्हें पता चलता है कि गॉडज़िला अंटार्कटिका की ओर जा रहा है। ये सुनकर के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में मॉन्स्टर ज़ीरो होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जानवर था। और ना चाहते हुए भी वो उस जगह पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वे उस जगह को चेक करने लगते हैं, तभी पीछे से ब्लास्टिंग होने लगती है और उन सभी को घेर लिया जाता है। इसी फायरिंग के बीच मार्क एमा को देख करके उसके पास जाने लगता है और वो एमा और मेडिसन को अपने साथ आने के लिए कहता है। पर एमा वहाँ पर मौजूद एक रिमोट को दबा देती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के आगे जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और इससे मॉन्स्टर ज़ीरो जाग जाता है और वो सब पर अटैक करने लगता है। सभी उस पर गन फायरिंग करते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देखने के बाद मेडिसिन ऑर्गा की मदद से मॉन्स्टर ज़ीरो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है और मॉन्स्टर ज़ीरो धीरे धीरे सबको मारने आ ही रहा होता है। तब तक गॉडज़िला वहाँ पे आ जाता है और दोनों के बीच जमकर फाइटिंग होने लगती है। इसका असर वहाँ पे मौजूद लोगों पर भी पड़ता है। मॉन्स्टर ज़ीरो इतना ताकतवर होता है कि गॉडज़िला उसके आगे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी गॉडज़िला अपनी पूरी एनर्जी के साथ एटॉमिक ब्रीथ को फेंकता है। मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करते ही जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और गॉडज़िला पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। उसकी सारी एनर्जी चली जाती है और मॉन्स्टर ज़ीरो वहाँ से उड़ जाता है। अगले दिन सभी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मॉन्स्टर ज़ीरो कहाँ गया और वे ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एमा ने ऐसा क्यों किया, उसने मॉन्स्टर ज़ीरो को क्यों जगाया। तभी उन्हें एमा का कॉल आ जाता है और वो सभी को बताती है, मैं दुनिया को बचा रही हूँ, क्योंकि टाइटन्स के यहाँ होने की कोई वजह ज़रूर है। हम बस उन्हें रोकना चाहते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जबकि इंसान इस धरती पर हज़ारों सालों से राज कर रहा है, फिर भी यहाँ पर पॉल्यूशन, तेजी से आबादी में वृद्धि और युद्ध जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिससे एक दिन ऐसा होगा कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और इन्हीं को रोकने के लिए शायद टाइटन्स का जन्म हुआ है, जो धरती के डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है या धरती को सुरक्षित करने का एक जरिया। पर सरकार इसे कैद करना चाहती है, जिससे इंसानी इन्फेक्शन फैलता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बस इसी वजह से वो टाइटन्स को जगा रही है, पर कोई उसकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि टाइटन्स के जाग जाने की वजह से बहुत लोगों की जान जा सकती है। पर फिर भी एमा उनकी बात नहीं मानते हैं और वो कहती है कि वो टाइटन्स को जगा के ही रहेगी। इसी के साथ वो कॉल को कट कर देती है। इसके बाद वो टाइटन्स को जगाना स्टार्ट कर देती है। तभी मेडिसिन वहाँ पे आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे भी ये सब सही नहीं लगता है। पर एनल के दबाव में आकर के एमा ये सब करना स्टार्ट कर ही देती है। अब हम मैक्सिको का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी अपनी जान बचाकर किसी सेफ जगह की ओर जा रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे मौजूद जो ज्वालामुखी होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से एक टाइटन्स बाहर आता है, जिसका नाम दिया जाता है रॉडन, यानी कि आग का दानव। इस टाइटन्स को एमा ने ही जगाया था। तो हम उधर देखते हैं कि मॉन्स्टर ज़ीरो भी इसी और तेजी से आ रहा होता है। ये देख करके सभी घबरा जाते हैं और वे रॉडन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे रॉडन उस ज्वालामुखी से निकलकर शहर में आ जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। ये देख करके सब रॉडन को मॉन्स्टर ज़ीरो के पास ले जाने लगते हैं और रॉडन जब मॉन्स्टर ज़ीरो के पास जा रहा होता है तो एक एक करके वो सभी प्लेन को क्रैश कर देता है, जिसमें से बस एक ही प्लेन बचता है। और वो जैसे ही उस प्लेन को क्रैश कर पाता, तब तक वहाँ पे मॉन्स्टर ज़ीरो आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच प्लेन का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। तभी उन्हें एडमिरल का कॉल आ जाता है और वे इस लड़ाई को बंद करने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप करके एक नए किस्म का हथियार बनाया है, जिसके जरिए 4 किलोमीटर के दायरे में हर वो जिंदा चीज मर जाती है। पर सैरोज़ोबा कहते हैं कि उन्हें गॉडज़िला पर यकीन रखना चाहिए। तब तक एडमिरल कहते हैं कि उन्होंने मिसाइल को भेज दिया है। थोड़ी ही देर बाद मिसाइल वहां पे आ जाती है, तो उधर से मॉन्स्टर ज़ीरो जब उन सब पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहां पे गॉडज़िला आ जाता है और दोनों के बीच फाइटिंग होने लगती है। गॉडज़िला लड़ाई के दौरान मॉन्स्टर ज़ीरो का एक मुंह काट देता है और उसे पानी में फेंक देता है। इसी बीच वहां पे मौजूद जो मिसाइल होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्टिंग की वजह से पानी के अंदर मौजूद सभी चीजें तबाह हो जाती है और इसी में से मॉन्स्टर ज़ीरो तेजी से बाहर आ जाता है। पर गॉडज़िला का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता होता है। मॉन्स्टर ज़ीरो जब पानी से बाहर आता है तो उसका एक सिर कटा हुआ होता है और थोड़ी ही देर बाद मॉन्स्टर ज़ीरो का वो सिर वापस आ जाता है।
जिसके बाद से बहुत सारी जगहों से टाइटन्स बाहर निकलने लगते हैं और वो शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद एनल बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो यही तो चाहते थे। पर मोनार्क कंपनी के जितने भी लोग होते हैं ये देख करके वो परेशान हो जाते हैं कि ये सब कर कौन रहा है। तभी एक रिसर्च के दौरान उन्हें एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि मॉन्स्टर जीरो का होता है और उन्हें पता चलता है कि ये एक एलियन है क्योंकि ये कुदरती नियम का हिस्सा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। इसी की वजह से वो बड़े बड़े तूफान बना पा रहा है और दूसरे टाइटन्स पर असर भी डाल रहा है। वो धरती को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और इसका नाम दिया जाता है डिडोरा। तभी उन्हें पता चलता है कि टाइटन्स बहुत सारी जगहों से हमले कर रहा है और तबाहियां मचाते जा रहा है, जिसका न्यूक्लियस बॉम्ब के जरिए भी कोई असर नहीं हो रहा है। वो पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। तब मार्क वहाँ पे सभी को बताते हैं कि अगर इन सभी को रोकना है तो हमें पहले मॉन्स्टर जीरो को रोकना होगा क्योंकि ये सब वही कर रहा है। तो दूसरी ओर एमा एनल को ये सभी चीजें रोकने के लिए कहती है, पर एनल मना कर देते और कहते हैं कि इन्हें अब रोका नहीं जा सकता है। पर एमा बताती है कि ये मॉन्स्टर जीरो वेल्स की तरह बातें करते हैं, इसलिए वे 1000 मीलों तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। अगर ऑर्का की मदद से इस फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट किया जाए और सिग्नल को काफ़ी तेज कर दिया जाए तो इन सभी को रोका जा सकता है। ये सभी मेडिसिन में सुन लेती है और वो ऑर्का को लेकर के वहाँ से चली जाती है। मोनार्क कंपनी के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मोथरा दिखाई देता है जो कि बहुत ही खूबसूरत टाइटन्स होती है और वो गाना गा रही होती है। मोथरा को मॉन्स्टर की महारानी कहा जाता है। वे सभी उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसी का यूज़ वो गॉडजिला को ढूंढने में करते हैं। तभी उन्हें गॉडजिला का सिग्नल मिलने लगता है और उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला पानी की गहराइयों में रेडिएशन ले रहा है क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है। तभी वे गॉडजिला को वापस लाने के लिए पानी की गहराइयों में चले जाते हैं, पर वे ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि रेडिएशन की वजह से उन्हें झटके आने लगते हैं जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तभी प्रॉप्स की मदद से अंदर ले जाया जाता है जिससे उन्हें अंदर का सारा सीन दिखाई देता है और वे देखते हैं कि बहुत सारी प्राचीन तस्वीरें उन्हें दिखाई देती है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर पहले मॉन्स्टर ही राज किया करते थे। ये सब देखने के बाद वे सभी कहते हैं कि उनके पास जितने भी हथियार थे वे सभी डैमेज हो चुके हैं और अब वे गॉडजिला को कैसे जगाएंगे। तभी सैरोज़ोबा कहते हैं कि वो वहाँ पे जाकर के न्यूक्लियस बॉम्ब लगा देगा जिससे कि गॉडजिला को पूरी तरह से एनर्जी मिल जाएगी और वो वहाँ से जाग जाएगा। और सैरोज़ोबा वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही सैरोज़ोबा गॉडजिला के पास जाता है वो उसके सामने न्यूक्लियस बॉम्ब लगा देता है और गॉडजिला को छूकर गुड बाय कहता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्टिंग होती है जिससे पानी के अंदर मौजूद सभी चीज़ें तबाह हो जाती है और गॉडजिला तेज़ी से उस पानी में से बाहर आता है, पर इस हादसे में सैरोज़ोबा की मौत हो जाती है। तो दूसरी ओर मेडिसिन अपने मॉम के कहे मुताबिक ही स्टेडियम में जा कर के ऑर्का को लॉन्च कर देती है और उसका सिग्नल काफ़ी ज़ोरदार कर देती है, जिसके बाद से सभी टाइटन्स अपने आप ही रुक जाते हैं। पर इसका सिग्नल डिडोरा को भी मिल जाता है और वो इस सिग्नल का पीछा करते हुए मेडिसिन के पास पहुंच जाता है। मेडिसिन छिपने की कोशिश करती है पर डिडोरा उसे देख लेता है और उस पर आग फेंकने लगता है। मेडिसिन खुद को बचाने की कोशिश करती है, तब तक वहाँ पे गॉडजिला आ जाता है और गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ के जरिए डिडोरा को रोक लेता है। पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। मार्क वहाँ पे मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है और बाकी सभी साथी ऑर्का को ढूंढ रहे होते हैं। ऑर्का जमीन के नीचे गिरा हुआ मिलता है जो पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। तो हम उधर देखते हैं कि डिडोरा और गॉडजिला के बीच बहुत भयंकर फाइटिंग हो रही होती है। गॉडजिला बार बार एटॉमिक ब्रीथ के जरिए डिडोरा पर वार करते जाता है जिससे डिडोरा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तब वहाँ पे रॉडन भी आ जाता है। रॉडन को देख करके मोथरा भी वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है। इसी बीच एमा भी वहाँ पे आ जाती है और एमा और मार्क मिल करके मेडिसिन को ढूंढने लगते हैं जो कि अपने घर में होती है। पर हम देखते हैं कि गॉडजिला की रेडिएशन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ने लगता है। डिडोरा इसी का फ़ायदा उठा करके उसे बुरी तरह से मारने लगता है। ये देख करके मोथरा डिडोरा से लड़ने चली जाती है, पर मोथरा इतनी ताकतवर नहीं होती है कि वो डिडोरा का मुकाबला कर पाए और डिडोरा उसे मार देता है। पर इससे गॉडजिला को ये फ़ायदा होता है कि मोथरा के अंदर जितनी भी रेडिएशन होती है वो सभी गॉडजिला के अंदर आ जाता है। तब एमा और मार्क मिल करके ऑर्का को ठीक कर देते हैं और उसे एक्टिव कर देते हैं। सभी उसके बाद जाकर के प्लेन में बैठ जाते हैं, पर एमा नहीं बैठती है, वो वहीं पर रह जाती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होता है जिससे गॉडजिला को ये फ़ायदा होता है कि ऑर्का की जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी गॉडजिला के अंदर आ जाती है और गॉडजिला इतना ताकतवर हो जाता है कि वो डिडोरा को अब आसानी से मार सकता है और वो डिडोरा पर एटॉमिक ब्रीथ को फेंकता है जिसका मुकाबला डिडोरा नहीं कर पाता और एक बार फिर से गॉडजिला डिडोरा का एक सिर काट देता है और उसे दूर कहीं फेंक देता है। इसी के साथ एक बड़ा सा धमाका होता है और डिडोरा की मौत हो जाता है। इसी हादसे में एमा की भी मौत हो जाती है
जिसके बाद सभी टाइटन्स वहाँ पे आ जाते हैं और गॉडजिला के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला वहाँ का किंग होता है। मूवी यहीं पर एंड नहीं होती। क्लिप के बाद हम इसलिटी मारा नाम के एक जगह का सीन देखते हैं। वहां पर हम एक मछुआरे को एनल को बताते हुए देखते हैं कि मछली पकड़ने के दौरान उन्हें एक टाइटन्स का कटा हुआ सिर मिला था, जिसकी वजह से उसकी सारी मछलियां भी मर गई थी और वे सभी उस सिर को लेकर के आ गए थे। जब एनल उस कटे हुए सिर को देखते हैं तो वो उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि ये वही मॉन्स्टर जीरो का कटा हुआ सिर होता है जिसे गॉडजिला ने काटकर पानी में फेंक दिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जल्द ही मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।